बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पूर्व में विदित है कि हम जो है बात कर रहे हैं किसकी। तो हमारा जो आज का सेगमेंट दूसरा है, रक्त के परिसंचरण से संबंधित जो है हमारे पहली वीडियो आप देख चुके हैं। इसमें फिर हम के लिए वही श्रृंखला पुरानी वाली है हमारी, जिसमें 2020 है। आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो रेलवे का हो, या आप और किसी एग्जाम्स को दे रहे हो या सीजीएल दे रहे हो, जो साइंस के प्रश्न आ रहे हैं, चाहे एयरफोर्स हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम्स हो, तो उसमें जो ट्रेंडिंग है साइंस के प्रश्नों का, उसी के आधारित पर जो आए हुए प्रश्नों हैं, उन्हीं की श्रृंखला में हम चल रहे हैं। तो आज जो हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। हम्म, तो बात है कि हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो भाग किसका होता है? ये हीमोग्लोबिन जो भाग है ये किसका होता है? रक्त का भाग होता है। इसी के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसी में क्या होता है? Fe यानी आयरन होता है। यही क्या करता है कि O2 और CO2 का परिवहन भी करता है। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन उसी से संबंधित आपसे पूछ लिया कि हीमोग्लोबिन के लिए पूछा गया है कि इसमें प्रोटीन कौन सा मौजूद है। तो ध्यान देना, इसमें जो है हीम जो है वो क्या होता है? एक प्रकार का आयरन है, और इसमें जो ग्लोबिन है ये इसका प्रोटीन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट, किसमें विशिष्ट है पुरकिंजे तंतु? मस्तिष्क में न्यूरॉन्स? नहीं, ये नहीं होगा गुरुजी। पुरकिंजे तंतु जो है मस्तिष्क में क्या न्यूरॉन्स हैं? नहीं, न्यूरॉन्स नहीं हैं। फिर क्या है जी? तो ये नहीं होगा। फिर रक्त में कोशिकाएं, तो रक्त में कोशिकाएं आपको पता है, तो रक्त में जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती हैं? आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो कौन से हैं? प्लेटलेट्स हैं। ठीक, ये होते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा है। तो रक्त में कोशिका नहीं है, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। त्वचा में ग्रंथि कोशिकाएं, तो आपको पता है त्वचा में दो ही होती हैं, डर्मिस होती हैं। उसमें एक होती है कौन सी? लाल, और एक कौन सी होती है? श्वेत। यानी दो कोशिकाएं होती हैं, और ये लाल क्या करती हैं? ये तैलीय पदार्थ को लाती हैं, तैलीय पदार्थ इनके द्वारा लाया जाता है। श्वेत क्या करती हैं? श्वेत जो है मतलब पसीना, पसीना जो निकलता है वो श्वेत के कारण, यानी तापमान को नियंत्रित रखते हैं। तो फिर आंसर क्या होगा? तो ये जो अलिंद होता है उसकी बाहरी जो आंतरिक दीवारें होती हैं उन पर जो तंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरकिंजे। और ध्यान देता, पुरकिंजे जो है एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण किया गया था। चेक रिपब्लिक से थे वो। तो अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? ठीक, देखिए मानव के लिए ये सभी तत्व बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। जैसे आपको पता है कि सोडियम बहुत आवश्यक है, पोटेशियम हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन आप जानते हैं कि क्लोरीन एक गैस भी होती है, और जो है क्लोरीन से हम क्या करते हैं? जल को स्वच्छ करते हैं, यानी कि जल को क्या किया जाता है? इससे जल को स्वच्छ किया जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि जो रक्त है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, आप सभी जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता क्या? विटामिन के। विटामिन कौन सा होता है? के होता है। एक होता है फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन ये प्रोटीन होता है जो क्या करता है? रक्त को जमने में। अब सबसे बड़ी बात यह कि विटामिन के जो है वो उत्प्रेरक का काम करता है और एक्टिव करता है किसको? कैल्शियम को। तो यानी कि अगर दिए गए खनिज की बात करें तो खनिज जो रक्त को क्लॉटिंग करेगा, रक्त का थक्का बनाता है, उसको जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? हम कैल्शियम कहेंगे। ठीक, चलिए आगे की ओर फिर हम बढ़ते हैं। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों में हृदय तक रक्त ऑक्सीजन युक्त पहुंचाता है? यानी कि क्या बोला गया कि अगर आप देखें यानी कि एक तरफ तो हमारे क्या है कि फेफड़े हैं। ठीक, ये हमने सपोज किया कि ये हमारे फेफड़े हैं, इसमें नीचे की संरचना हुआ और डायफ्राम है। ठीक, अब दूसरा आप देखेंगे तो आपका क्या है? हार्ट है। ठीक, तो हार्ट के संदर्भ में पूछा गया है। हम्म? तो हार्ट के संदर्भ में जो पूछा गया है, बोले कि हार्ट है, और हार्ट जो है वो इस तरीके से है। अब हार्ट से यहाँ पर एक कनेक्टिविटी होती है, हार्ट से यहाँ तक के बीच कनेक्टिविटी होती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो क्या है? एक आपका हृदय है, और ये क्या हो जाएंगे? ये फेफड़े हो जाएंगे। ठीक, ये फेफड़ा है। अब यहां से एक तो ऐसा होता है कि इधर जाएगा और दूसरा इधर जाएगा। तो यहीं पर आप देखते हैं तो दो चीजें होती हैं। आपको पता है कि जितनी भी क्या होती हैं? शिरा होती हैं, उन सभी में क्या होता है? CO2 युक्त रक्त होता है। और जितनी भी धमनी होती हैं, और धमनी में होता है वो शुद्ध रक्त होता है, U2 होता है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं। यानी कि एक जो होती है फुफ्फुस सिरा होती है, जो इसमें देखेंगे एक फुफ्फुस सिरा है। अरे भाई कहाँ से आ गया मामला, क्लीन करें। यानी कि एक जो है वो कौन सी है? फुफ्फुस है,
यहाँ फुफ्फुस में देखेंगे तो एक शिरा है और एक धमनी है, ठीक, एक शिरा और एक धमनी। ये दोनों अपवाद हैं क्योंकि इसमें U2 वाला है और इसमें CO2 वाला है। अब सबसे बड़ी बात ये कौन का कहाँ से ले जाएगा, तो ध्यान देना ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। फुफ्फुस शिरा जो है उसमें क्या होगा, उसमें O2 होगा, ठीक, यानी कि शिराओं में सभी में क्या होता है, और फुफ्फुस धमनी में क्या होगा, इसमें CO2 वाला होगा। ग्रीवा शिरा ऑप्शन हो नहीं सकता। जो कंफ्यूजन की मेन वजह है वो क्या है, दो हैं, यानी फुफ्फुस शिरा या दे। तो पूछ रहा है कि फेफड़ों से हृदय तक कैसा लाएगी, ऑक्सीजन युक्त। तो ऑक्सीजन युक्त जो फेफड़ों से हृदय तक लाएगी वो कौन लाएगी, फुफ्फुस शिरा लाएगी, ठीक, क्योंकि इसमें क्या होगा, O2 वाला होगा। दूसरा देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी, ठीक, एक नई टेक्निक है। एक होता है एंजियोप्लास्टी और एक होता है एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी, ठीक, और एक होता है ECG। और ये सभी की सभी चीजें जो रिलेटेड हैं वो करते हैं हमारे हृदय से। यानी कि हृदय में हम क्या जांचने के लिए कि ब्लॉकेज है या नहीं है, ब्लॉकेज का पता कराने के लिए जो किया जाता है वो क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी। तो आप देखते हैं आंसर क्या होगा आपका, हृदय होगा। फेफड़ों, गुर्दे, आमाशय इनके लिए नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, यानी कि हमारी जो स्किन है उसके नीचे छोटी छोटी रक्त जो वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इन विडल ब्लड वेसल्स को हम किस नाम से जानेंगे या क्या कहेंगे, बताइए। तंत्रिका, कोशिका, शिरा या केशिकाएं। तो ध्यान देना, ये तंत्रिका नहीं है, ये कोशिका नहीं है, ये शिराएं नहीं है, ये होती हैं कौन सी, केशिकाएं, ठीक, त्वचा के ठीक नीचे। क्योंकि इनमें क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ब्लड जो है बह रहा होता है। जब भी आपको कहीं कट लगता है तो जहां से ब्लड आता है वो क्या कट जाती है, वो केशिकाएं। ध्यान देना, शिरा जो है वो मोटी है, उभरी हुई नसें होती हैं जो नीली दिखाई देती हैं, जिनमें CO2 वाला ब्लड होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। यानी कि बात आई है कि जो हृदय है, हमारा हार्ट है, वो जो हार्ट जब पंप करेगा ब्लड तो शरीर के प्रत्येक टिश्यू तक जो ब्लड को ले जाएगा, वो ले जाने का काम किसका है। तो दो ही चीजें बताई मैंने, धमनियां और शिराएं। तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर आप देखोगे, आप यहां देखेंगे तो हम पाते हैं कि जो एक यूं होती हैं जिनका डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है और एक ये होती है जिनका डायरेक्शन नीचे की ओर होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, धमनी, ठीक, और ये क्या कहेली है आपकी, ये शिरा होती है। तो आप देख लें कि शरीर में जितना, क्योंकि धमनी जो होती है उनमें क्या होता है, O2 वाला होता है, और इनमें क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। तो धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, और जब ब्लड वहां पर कंज्यूम होता है और जो उसका दहन होता है, जब उसमें अशुद्धि मिल जाती है तो पराशरण के माध्यम से वो शिराओं के द्वारा हमारे हार्ट तक आता है, ठीक। तो आंसर क्या होगा, ऊतक नहीं, शिराएं नहीं, लसिकाएं नहीं, और पूछा क्या है आपका, हृदय से शरीर। तो हृदय से शरीर की ओर जो ले जाती हैं वो काम किसका होता है, धमनियों का होता है, क्योंकि इन्हीं का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन, यानी कि आप पॉइंट को ध्यान रखें, भोजन, रक्त का कौन सा घटक बात कर रहा है। सबसे पहले देखें, एक किसकी बात हो रही है, CO2 की, भोजन और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट परिवहन करता है। यानी कि इनसे जो मिले हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका जो परिवहन है वो कौन करेगा। WBC क्या परिवहन करता, नहीं करता। प्लेटलेट्स करते हैं, जी नहीं करते हैं, ठीक। RBC करेगा, नहीं करेगा। यानी कि ध्यान देना कि ब्लड का जो है बहुत बड़ा भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और ये सभी चीजें जो है वो कहीं कहीं किस में ट्रांसपोर्ट करती हैं, प्लाज्मा में करती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज। वेरी गुड। यानी कि रक्त का लगभग 92% भाग होता है और उसमें क्या क्या होता है, 8% में शामिल क्या है, प्रोटीन है, खनिज है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं तथा अन्य पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है, तो क्या ये WBC का 92% भाग जल हो सकता है, नहीं होगा गुरुजी। प्लेटलेट्स का होगा, नहीं होगा। RBC का होगा, नहीं होगा। ये सबसे बड़ा भाग क्या होता है, ये कहलाता है आपका प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़ लीजिए सही से। वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई, यानी किडनी की बात चल रही है, हमारी जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, वो किडनी की बात हो रही है,
यानी कि ये किडनी की बात हो रही है। और आपके यहाँ 2 किडनी होती हैं, नाभि से ठीक 1.5 इंच नीचे और इधर की ओर, तो 2 किडनियां हैं। बोले, पढ़ लीजिए सही से इसको। वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या, कि पहले क्या होता, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा। ठीक, यानी कि निस्पंदन, निस्पंदन कहते हैं छानने को, छान दिया, फिर चयनात्मक यानी कुछ चीज़ों को कलेक्ट करके पुनः क्या करना, अवशोषण, और फिर क्या करा, जो बचा हुआ अपशिष्ट था उसको निष्कासन। बिल्कुल सही। पहले क्या होगा, किडनी क्या करती है, ब्लड को छानती हैं, छानने के बाद में उसमें से कुछ जैसे यूरिया है, अमोनिया है, इसको क्या करेंगी, अलग कर देंगी, और इसमें से जो कुछ रह जाते हैं पोषक तत्व उनको क्या करेगी, दोबारा अवशोषित करेंगी। और निष्कासन यानी कि जो अपशिष्ट है, जो मूत्र है, उसको कहाँ भेज देंगी, मूत्राशय में भेज देती, जिसमें क्या मिला होता है, यूरिया मिलाई होती है। और यूरिया जैसे ही जमीन पर आती है दुर्गंध देने लगती है, क्योंकि वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो मूत्र की दुर्गंध का कारण अमोनिया होती है, और इसके पीले रंग का कारण नेक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण इसका रंग पीला। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी थोड़ा बड़ा है। मानव वृक्क, यानी कि फिर बात दूसरा वाला आया, किससे, किडनी से। यानी ये बात भी किसकी चल रही है, किडनी की चल रही है। ठीक, किडनी की बात चल रही है। मानव वृक्क में वृक्काण के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। अभी मैंने बोला था कि जब ये निस्पंदन, यानी कि जो छोटी छोटी किडनी में नलिकाएं होती चाउमीन के धागे की तरह, इनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, इनको बोला जाता है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या करते हैं कि नेफ्रॉन जो है किडनी की मूलभूत छोटी सी इकाई है, जिसका व्यास बहुत कम होता है, करीब 1.5 करोड़ ये कोशिकाएं, तो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। ब्लड इनसे होकर के फिल्टर होता है, जो फिल्टर होने की प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, निस्पंदन, निस्पंद बोलते हैं। यानी कि छान दिया, अब छानने के बाद में सारी चीजें निकल गई, तो फिर कह रहा है कि कौन सी वो पदार्थ हैं जिनको पुनः अवशोषण कर लेता है, केवल यूरिया को अलग करेगा। तो जो पुनः अवशोषण करता है वो देखिए किसको, यानी ये करेगा, सबसे पहले आप देखें यहां से ये अवशोषण करेगा किसका, ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। ठीक, इन सब का क्या करता है, ये अवशोषण कर लेता है दोबारा। मनुष्यों को निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। सबसे पहले देखें, उत्सर्जन अंग यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। फेफड़े किसको बाहर निकाल देते हैं, CO2 को वायु के माध्यम से। त्वचा पसीने के रूप में बहुत सारा अपशिष्ट निकाल देती है बाहर। छोटी आंत भोजन का पाचन करती है। छोटी आंत भोजन का पाचन करती है। बड़ी आंत द्वारा मल बाहर किया जाता है। तो अब पूछ रहा है कि कौन सा क्या नहीं है, उत्सर्जन अंग, यानी कि जिनसे सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ध्यान देना इसमें, छोटी आंत का काम क्या है, भोजन का पाचन करना, ना कि किसी उत्सर्जी पदार्थ का, क्योंकि भोजन का वास्तविक पाचन यही होता है। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, लगभग 21 फीट, यानी कि 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन फिर भी इसको छोटी आंत बोलते हैं। क्यों छोटी आंत, इसलिए क्योंकि इसका व्यास बहुत कम होता है, लंबाई ज्यादा होती है। बड़ी आंत जो होती है उसका क्या है, व्यास बहुत बड़ा होता है, लंबाई थोड़ी कम होती है। ठीक, आइए अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन विभिन्न तरीकों को बताता है। यानी कि सिर्फ जीव जंतुओं की बात नहीं हो रही, यहां हम पौधों की भी बात करेंगे, वनस्पति को भी साथ लेके चलेंगे। तो बताया गया कि कौन सा इनमें से जो है वो पौधों में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन के तरीकों को बताता है। वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, केवल विसरण और संग्रहण, केवल वाष्पोत्सर्जन और विसरण, केवल वाष्पोत्सर्जन और संग्रहण। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं पहले ही आपसे कहा था कि ट्रिक बता दूं मैं आपको, कि जब भी किसी प्रश्न को देखें तो यहां पर क्या लिखा हो, या लिखा हो केवल मात्र, या लिखा हो केवल, या लिखा हो ही। तो ये जो वाले प्रश्न होते हैं कि 90% संभावना होती है ये कैसे होते हैं, गलत होते हैं। तो आप सबसे पहले देखें, केवल केवल केवल, तीनों को काट दीजिए। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ये, पहले तो क्या करते हैं, वाटर वेपोरेशन, सभी पौधे क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, फिर क्या करते हैं, विसरण करते हैं, और अपशिष्ट बनता है गोंद के रूप में, उसका क्या कर लेते हैं, संग्रहण।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चले भाई, आइए। ब्रक यानी किडनी मनुष्यों में उत्सर्जन और ऑस्मोस रेगुलेशन ऑस्मोर्ल्यूलेशन का अंग है। ब्रक किन दो पदार्थों का नियमन करता है, यानी कि कौन से दो पदार्थ हैं जिनको कंटिन्यू करता है यानी बनाए रखता है? जल और ऑक्सीजन, शर्करा और लवण यानी शुगर और सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन, जल और लवण। बोलिए किन को क्या करेगा? कंट्रोल करता है, कांस्टेंट करता है, इनको डिफ्यूज नहीं होने देता है। और बात किसकी कर रहे हैं हम? किडनी की बात कर। कौन से दो पदार्थ होते हैं? बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, जल और लवण जो है इनका क्या करते हैं? इनको नियमन करते हैं हमारी किडनी। ठीक, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की मात्रा औसत कितनी उत्सर्जित कर सकता है, करता है? यानी कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, साधारण और स्वस्थ है, पानी तो पीता ही है 10 से 12 ग्लास, जैसे डिपेंड करता है, गर्मियों में ज़्यादा पीता, सर्दियों में थोड़ा कम पीता है। तो एक औसतन पूछा गया कि कितने लीटर जो मूत्र जो है उत्सर्जन कर जाता है, कितने बार टॉयलेट जाता है। देखिए सबके अपने अपने फंडे इसमें अलग अलग हैं, कोई एक नियमित पैमाना नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी क्या करें, एग्जामिनर है उसने पूछ लिया, बताइए कितने लीटर जो है मूत्र तक हो सकता है? बोलिए 1.5 से 2.5? नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, 1.5 से 2.5 ज़्यादा होगा। 1 से 1.5 लीटर कम होगा, क्योंकि इसमें तो किडनी से ज़्यादा बनाती है। 1.5 से 2 लीटर कम होगा, यानी हम कहें कि 1 से 2 लीटर के लमसम में 1 से लेकर 1.8 लीटर तक जो है उत्सर्जित होता है। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? तो सबसे पहले देखें यानी कि यूरिया, ये कहाँ बनता है? ये यूरिया जो बनेगा वो कहाँ बनता है? यकृत। और इसको अलग कौन करती है? किडनी छान देती यूरिया को ब्लड से। ठीक, यूरिक अम्ल जब हमें मांसपेशियों में बन जाता है, जब ये मांसपेशियों में बनता है तो हमें क्या महसूस होती है? थकान महसूस होती है। ठीक, क्रिएटिनिन एक अलग प्रकार का पदार्थ है जो कि स्किन में बनता है। सबसे बड़ी बात है कौन सी? अमोनिया, कि जो जलीय जीव हैं वो उत्सर्जी उत्पाद करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं जी। मानव में यूरिया चक्र निम्न में से किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में आपको पता है, अग्नाशय या स्प्लीन, ये क्या बनाता है? इंसुलिन। ठीक, फेफड़े कुछ बनाते नहीं हैं, बस CO2 और O2 का परिवहन करते हैं। यकृत जो है वो क्या बनाएगा? यूरिया बनाता है। वृक्क क्या करते हैं? बनाते कुछ नहीं है, बस क्या करते हैं? नियमन। किसका? जल और लवण, दो चीजों का। ठीक, यानी अगर हम बात करें तो हमारा जो लीवर है वहां पर क्या कंप्लीट होता है? यूरिया चक्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है, निम्न में से किसका? ठीक, तो यूरिक अम्ल हमारा तो नहीं है, हमारा प्राथमिक उत्पाद क्या है? हमारा प्राथमिक उत्पाद है यूरिया। ठीक, गाय का भी यूरिया है। ठीक, मछली का अमोनिया है। रह कौन गया? पक्षी वर्ग। ठीक, तो पक्षी वर्ग जो करते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्पाद करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल्की उपकला से अस्तारित नहीं होता है, यानी कि उसमें जो सल्की उपकलाएं होती हैं उनका अस्तर नहीं चढ़ा होता। और किसकी बात कर रहा है? मुख, त्वचा, ग्रासिका या वृक्क नलिका। वृक्क नलिका वही होता है जिसको मैंने क्या बोला? नेफ्रॉन, यानी कि किडनी की सबसे छोटी इकाई जो धागे नुमा पतली पतली नलियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और उन्हीं नेफ्रॉन की बात हो रही है, तो ध्यान देना इनमें कोई भी लेयर नहीं होती है। आंसर होगा कि जो किडनी है, तो किडनी की जो नलिकाएं होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं। यही आपका आंसर होगा। ठीक,
क्वेश्चन बड़ा है, पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। यानी कि पौधे बहुत सारे पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, लाभदायक। और पूछा क्या, क्वेश्चन बड़ा है, देख के मत घबराइए आप, बस कंसंट्रेशन से थोड़ा सा देखिए। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक है। और किसकी बात हो रही है, पौधों की। और क्या हो रहा, उत्सर्जी। तो आपको पता है गोंद इनका उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद इनका उत्सर्जी पदार्थ है, नहीं होगा। ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए हानिकारक क्या है, CO2। क्यों, पौधे क्या करते हैं, CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज साथ बनेले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।